अपने चैनल श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज के लेक्चर से 2 नंबर या 5 नंबर फिक्स है हर साल के लिए। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल इस लेक्चर से क्वेश्चन ना आए। तो मेरा आज का है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसे कहते हैं या क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर का परिभाषा है कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और उसकी दिशा इसके लंबवत होती है। ध्यान देंगे आप लोग, क्या बोलेंगे परिभाषा में कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और उसकी दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहेंगे? तो मैं परिभाषा लिख भी दे रहा हूं। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये हमारा फिगर है, ये हमारा जो है एरिया सरफेस का। क्लियर है इतना? तो ये हमारा सरफेस है और इसका वेक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसके मैग्नीट्यूड में इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग को याद होगा कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखने के लिए क्या तरीका है कि उसके परिमाण में उसके एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं। अब हमारा है अगला टॉपिक समतलीय कोण। क्या है? समतलीय कोण। आप लोग मैं बोल रहा हूं तो परिभाषा लिखते भी चलेंगे। समतलीय कोण किसे कहते हैं? समतलीय कोण का परिभाषा जानिएगा। देखिए मैं फिगर से परिभाषा बता रहा हूं। जैसे मानिए कि कोई सर्किल है, ठीक है, और इस पर आर्क हम ले रहे हैं यहां पर, और इसका सेंटर है O ऐसे। तो इससे इस आर्क के द्वारा जो एंगल इसके सेंटर पर सस्टेंड होता है उसी को कहते हैं हम समतलीय कोण। तो आपसे कोई पूछता है कि समतलीय कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है या एक समतलीय कोण कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। क्लियर है इतना? समतलीय कोण किसे कहेंगे? तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। अब इसके बाद है एक रेडियन। इसका मात्रक, समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतलीय कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होता है। अब एक रेडियन किसे कहेंगे? एक रेडियन का परिभाषा है कि यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो
तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। क्लियर है इतना? क्या बोलेंगे कि यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। मैं बोल रहा हूं तो लिख भी लीजिएगा आप लोग परिभाषा। 1 रेडियन किसे कहेंगे? वीडियो को पोस्ट करके 1 रेडियन किसे कहेंगे? तो यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्लियर इतना? अब है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल क्या है उसको जानिए। घन कोण क्या होता है? घन कोण क्या होता है उसको जानना है कि घन कोण क्या है। घन कोण क्या है? घन कोण, सॉलिड एंगल। अभी जो आप पढ़े थे 2 डायमेंशन का एंगल था। जब कोई फिगर या कोई बॉडी 2D का हो तो उसका एंगल था वह। अब ये हम पढ़ेंगे 3D के। 3D मतलब कि जैसे गोला हो गया, उसके अंदर सेंटर पर जो कोण बनेगा वह घन कोण कहलाएगा। देखिए कैसे होता है। जैसे मानिए कि कोई यह आपका स्फीयर है। देखिए भाई मैं मान रहा हूँ स्फीयर, बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो बोर्ड पर स्फीयर बना दे। मैं कहाँ से बना पाऊँगा? आप ही बताइए। आप लोग बताइए कि क्या मुझे स्फीयर बनाने आएगा? अभी तक कोई नहीं बनाया। तो बोर्ड पर मैंने माना है कि स्फीयर है यह, लेकिन बना नहीं सकते। देखिए अब बात समझिएगा कि जैसे यहाँ पर ये इसका सेंटर है और कोई सरफेस है, ये सपोज कर रहे हैं इस सरफेस का एरिया है DA और इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सस्टेंड होता है, सस्टेंड मतलब बनता है, बात समझिएगा ऐसे, यही आपका घन कोण हो जाएगा। इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यह छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए इसको डी ओमेगा मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? डी ओमेगा। तो इसकी परिभाषा जानिएगा कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा आप कैसे करेंगे इसका कि गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या बोलेंगे घन कोण की परिभाषा? घन कोण की परिभाषा है, घन कोण की परिभाषा क्या है? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को? क्या बोलेंगे कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, चाहे सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आप कह सकते हैं, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, चाहे गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, चलिए ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा
गोले के केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि किसी अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी अल्पांश मतलब होता है कि बहुत कम, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण, डी ओमेगा हो तो डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी अपान आर स्क्वायर। अच्छा, आपको एक मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि आपको मैं बता दूं। इसमें देखता हूँ इस समय हिनवाना का दिन चल रहा है, तरबूज का। तुरहीन जो है कहते हैं कि तनी हिनवाना हमको दिखाइए कि बढ़िया है खराब है, तो क्या करते हैं, हंसुआ ले करके और लगा करके उसमें से निकाल देती है। ऐसे ही थोड़ा सा निकाल करके निकाल देती है। ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ही निकाल देती है। उसके सेंटर पर जो कोण बनेगा ना, उसी को घन कोण कहेंगे। ठेठ भोजपुरी में देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस समय हिनवाना बेचा रहा है, आप जाइए एग्जाम्पल में, जानना घन कोण है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि उसमें से काटिए। काट देंगे, काटेंगे तो एगो आपको छोटा सा ऐसे छिद्र टाइप दिखाई देगा नीचे अंदर में, एकदम छोटा पतला सा। तो जो वही कोण है वो क्या है, एक प्रकार का कोण है, ऐसे कोण दिख रहा है, उसी को हम डी ओमेगा दर्शाए हैं। उसी को क्या दर्शाए हैं, डी ओमेगा। एग्जाम्पल के रूप में गोला मैं ले लिया कि गोला क्या है, तरबूज है, हिनवाना है, और उसमें एक छोटा भाग काटा गया, तो जो उसके सेंटर पर कोण बनेगा उसी कोण का नाम हो जाएगा आपका घन कोण। उसी कोण का नाम क्या होगा, घन कोण नाम हो जाएगा। क्लियर है इतना? उस कोण का मान हो जाएगा आपका घन कोण डी ओमेगा। क्लियर है इतना? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण डी ओमेगा हो तो डी ओमेगा इक्वल हो जाता है डी ए अपान आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखिए पूरे गोले द्वारा बना कोण, पूरे गोले द्वारा बना कोण। देखिए अब इसमें आप सोचिएगा कि पूरा गोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डीए नहीं, अब वो डी ए हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कितने लोग बताएंगे इसमें, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अरे यार भुला जा रहे हो क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर डी ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर कट जाएगा,
तो हमारा जो एंगल बनेगा डी ओमेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन बनेगा। स्टेरेडियन हमारा जो पूरे गोले के कारण उसके सेंटर पर जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? 4 पाई स्टेरेडियन। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो सरफेस था आपका वह कैसे था? इस तरह से था। लेकिन यह सरफेस यदि आपको ऐसे तिरछे दे दिया जाए, जैसे देखिए यहां पर ऐसे दे दिया जाए, देखिएगा यह एंगल थीटा हो गया। यह एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। यहां एन दिखा है, यह ए है। अब आप देखिए कि यही हमारा घन कोण है। तो अब इस पर हम क्या करेंगे कि इसका प्रक्षेप निकालेंगे। इसका हम प्रक्षेप निकालेंगे, मतलब कि पूर्ण रूप से ऐसे सिंपल सीधे। तो जो प्रक्षेप आएगा ये वाला वो ऐसे, तो ये डीए था। अब इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो डीए cos थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो एंगल होगा, ये जो एरिया का कंपोनेंट होगा डीए का, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है, वह कैसा कंपोनेंट होगा? डीए cos थीटा। अब हम निकालेंगे कि डी ओमेगा जो होगा, अब डीए के जगह पर क्या हो गया हमारा? तो डीए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? डीए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? डीए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? डीए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब आप इसको डी ओमेगा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए डॉट एन कैप अपान में आर स्क्वायर। पूछें कैसे भाई? देखिए, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। देखिए मैं यहां दिखा दे रहा हूं, जगह नहीं है। डी ए डॉट एन क्या होगा? तो इसका मॉड मतलब कि डी ए, इसका मॉड एन कैप का एक होगा मॉड, जानते हैं ना आप, 1 इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए डॉट एन, डी ए इंटू 1 कॉस थीटा। क्लियर है ना? अब आप देखिए इसके बाद क्या होगा कि अब हम लोग चलेंगे इसमें कि घन कोण का जो मात्रक होता है, स्टेरेडियन होता है, उसकी परिभाषा क्या है? स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है उसको जानिए। स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है? बिल्कुल आसान परिभाषा है। देखिए हम दिखा रहे हैं यहां से आपको। स्टेरेडियन अरे भाई, घन कोण कोई पूछेगा तो एकदम हिनवाना याद रखिए, तरबूज। हिनवाना में तुरहीन काट कैसे निकाल देती है, क्या कहती है कि देख लीजिए। तो जो कोनवा पर बना होता है छोटका, वह क्या है आपका? घन कोण है। भोजपुरी में ये हो गया एग्जाम्पल के रूप में। अब एक स्टेरेडियन क्या है? तो इसका वैल्यू डी ओमेगा 1 कब होगा? जब ऊपर और नीचे वाला बराबर हो जाए तब। यहां लिख देंगे वी नो दैट क्या? तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर।
डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इफ डी ए इज इक्वल टू 1 एंड, एक सेकेंड गलत हो गया, डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन डी ओमेगा इक्वल टू 1, देख लीजिए, रख देखे आप, रख लीजिए, अरे भाई यहां पर रख के चेक कर लीजिए। क्या है कि इफ डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन डी ओमेगा इक्वल टू 1, यानी 1 स्टेरेडियन। कैसे कि यदि पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, क्या बोलेंगे कि यदि पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। आपसे कोई भी पूछेगा कि एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियन की परिभाषा होगी कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अब स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है उसको जानिए, एकदम आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है देखिए, देखिए परिभाषा एकदम आसान है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर इतना? क्या बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर, हिल गया क्या, किसी बंद पृष्ठ से होकर, लिख दे रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए इसका दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यही होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि हम स्मॉल एरिया वेक्टर लें डी ए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा डी फाई ई से इंडिकेट करेंगे, इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई आप लोग। अरे भाई बुझा नहीं रहा आप लोगों को? बे इसमें क्या है जी कि डी फाई ई बराबर क्या होगा? तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब ए डॉट बी का क्या बोलेंगे? तो ए बी कॉस थीटा। आप जानते हैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं? स्केलर प्रोडक्ट वाला। ए डॉट बी 11 में पढ़ाया हुआ आप लोगों को। ए डॉट बी बराबर क्या था? ए बी कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा। अब ये हो गया आपका ई डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो अब जब भी बड़ा रूप लाना हो तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। अरे भाई बताया हूं ना क्या कि बड़ा करना हो तो इंटीग्रेट कर देना है, और छोटा करना हो तो डिफरेंशिएट कर देना है। कि एक आदमी झगड़ा कर दिया, कह रहा है कि देखो ज़्यादा बोलोगे तो डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैंने तुमको घटा दूंगा। बस में रहे ना? तो ये है। अब क्या करेंगे हम लोग कि टोटल ये आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए, इंटीग्रल डी फाई ई, इंटीग्रल का चिन्ह है, इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देखिए यहां पर कि हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू ई डी ई कॉस थीटा इंटीग्रल डी ए। एक बात आप सुन लीजिए, आपको बताए थे कि x का अवकलन क्या होता है? एक। तो एक का समाकलन क्या होगा? x। वैसे ही यहां पर डी फाई ई का मतलब कि फाई ई का करना है किसका? फाई के सापेक्ष किसका करना है? तो 1 का। तो यहां इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ई हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और यहां पर 1 का डी ए मतलब क्या? ए के सापेक्ष करना है तो ए कॉस थीटा, ए हो जाएगा। तो यहां हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप बोलें, याद रहेगा क्या बोलेंगे हम लोग कि फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या करेंगे, एक बात और छूट गया है, आप जाने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब वैद्युत बल रेखाएं किसी सरफेस के अंदर प्रवेश करेंगी तो वो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा। जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब सरफेस से बाहर जाएंगी तो वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह पॉजिटिव होगा। जब इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी, आपका वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, और जब अंदर प्रवेश करेगी तो निगेटिव होगा। ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये डिफिनेशन पूछेगा, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल अभी बाद में बताएंगे, पहले अभी डिफिनेशन में बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम लोग आएंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जान लीजिए क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू, यदि उसके बीच का एंगल 0 हो जाए तो ई ए हो जाएगा। अब ई डाटे नहीं ले रहा हूं, ई ए मैग्नीट्यूड के रूप में ले लिया हमने। अब इसका मात्रक देखिए क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ई का मात्रक क्या होगा, ई का न्यूटन प्रति कूलम होता है ना, इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ये इसका मात्रक है। ये तो बताई दिया आपको पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। क्लियर इतना। अब देखिए इसका डायमेंशन निकाल लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक उसका जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ए का गुणा कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम। ये तो गांठ बांध के रख लीजिए कि निश्चित रूप से आना है यह क्वेश्चन, निश्चित रूप से कोई भी रोक नहीं पाएगा। या तो 2 नंबर का आएगा, नहीं तो 5 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी, कोई भी नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। देखिए 100% मैं इसलिए कह रहा हूं, 99 वाला इसलिए नहीं कह रहा हूं कि देखिए या तो 2 नंबर में केवल आपका स्टेटमेंट पूछ देगा, और नहीं तो 4 नंबर में या 5 नंबर में दे देगा पूरा डेरिवेशन करने के लिए। गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय, देखिए गॉस का प्रमेय है क्या। इसकी परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की 1/ε0 गुना होता है। क्या बोलेंगे, देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के Q के 1/ε0 गुना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वेरी इंपॉर्टेंट मैं लगा दे रहा हूं, VVIP क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए इसको कैसे सांकेतिक भाषा मैथमेटिकली लिखते हैं। फाई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। इसी थियरम को कहते हैं गॉस थियरम। यदि एग्जाम में वह थियरी भूल गए तो ये भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन केवल वो लिखे और ये नहीं लिखे नंबर कम मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों लिख देंगे तो द बेस्ट। बात समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए खाना वाना मिला हो और उस पर पापड़ और चटनी मिल जाए तो मन चटक हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो यही काम इसके साथ है। क्या है गॉस का प्रमेय, कोई भी बताए आप लोगों में से, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या बोलेंगे, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। क्लियर है इतना। अब इसके बाद आप देखिए इसका प्रूफ, निगमन करने हम चल रहे हैं। देखिए प्रूफ, इंग्लिश में प्रूफ है, हिंदी में निगमन। बात बुझते हैं ना। देखिए फिगर में यहाँ बना दे रहा हूँ, बात समझिएगा। तो फिगर में बना दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर इसका सेंटर मान ले रहा हूँ O, ठीक है, और यहाँ पर एक एरिया मान ले रहा हूँ DA, ठीक है, और इसका जो है ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ। एक ये आपका हो जाएगा ऐसे, इसका बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये DA हो गया और ये N कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन में ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है I और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यह हमारा D है। अब इसको जो है हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर घेर दे रहे हैं, और यही एंगल हमारा जो होता है वह D ओमेगा होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो जिसको प्रूफ करने आ जाएगा, समझिए 5 नंबर तैयार है, कुछ भी नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये एक सरफेस हो गया आपका, मान ले रहे स्फेरिकल है, और इस पर कोई सरफेस ले लिया गया, स्मॉल सरफेस, उसका एरिया हम मान लेंगे DA हो जाएगा।
इसका एरिया क्या होगा, डी ए हो जाएगा। अब ये आपका ये एन कैप हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल जो होगा डी ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखिएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। वैसे ही वी नो दैट क्या, तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई, चाहे हाँ वेक्टर ई डॉट डी ए ना होता है। अरे भाई डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं इसके पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यह बात तो हम अभी बताए थे आप लोगों को कि फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आ रहा कि नहीं समझ में? अरे भाई नहीं बुझा रहा आप लोगों को, इसमें क्या करना है, इसके पहले ही बताए थे आप लोगों को। अब बताइए कि डी फाई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है इतना? अब आप देखिए यहां पर साइड वर्क मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा। साइड वर्क मतलब तो बुझते ही होंगे आप लोग, अलग से काम। इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब हो जाएगा हम लोग का डी फाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वहां से ई का मान उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। यहां देखिए तो दिख रहा है, यहां पर यहां तक डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, नहीं दिख रहा है यहाँ पर नीचे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। अब देखिए तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। देख ली, मिला लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू उतार दिए, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिख दिए। अब आप देखिएगा डी ए, पीछे देखिएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है वह डी ओमेगा है। आप मिला लीजिए, देखिएगा पीछे मिलाइए। हम जो है घन कोण जहां परिभाषा बताए हैं वहां पर यह बात लिखे हैं, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू, मिलाइए पीछे। अब हम लोग यहां पर डी फाई इक्वल टू क्या कर देंगे, डी फाई इक्वल टू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर पर डी ओमेगा हो जाएगा। अब क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि ये तो आपका स्मॉल एरिया के लिए हुआ, लेकिन हमको टोटल एरिया के लिए निकालना है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब ये तो परिभाषा है, इतना हमको यही प्रूफ करना है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो अब हमारा हो जाएगा कि अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बताया ना कि बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू क्यू इंटीग्रल डी ओमेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये फाई ई हो जाएगा। यहाँ दिख रहा ना ये वाला, ये दिख रहा कि नहीं? यहाँ पर नहीं, ये दिख रहा है। चलिए मैं एक लाइन काम चला रहा हूँ, देखिएगा, थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा। फाई इक्वल दिख रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रल डी ओमेगा, मतलब इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब कि संपूर्ण घन कोण। आप गोले द्वारा संपूर्ण घन कोण आपको लिखवाए हैं 4 पाई होता है। देखिए लिखवाए इसके पहले, सबका यूज आ रहा है पीछे वाला, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारा आ जाएगा, देखिए बच्चा, Q/ε0। देख रहा ना यहाँ पर Q/ε0 आ गया प्रूफ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो अब हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA। अब यहां पर बच गया Q/ε0। यही बात प्रूफ करना था हम लोगों को, Q/ε0। यह फार्मूला, यह थियरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आएगा। इसको एकदम तैयार करना है। मैं एक बार फिर रिवीजन कर दे रहा हूं। क्या है गॉस का प्रमेय? कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या बोलेंगे? कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बाउंडेड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल टू Q/ε0। अब हो जाएगा डेरिवेशन। देखिए आप जानते हैं कि फाई बराबर क्या होगा? E डॉट डी है। अब देखिए A डॉट बी बराबर AB cos थीटा होता है, तो AB cos थीटा लिख दिए। E के यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये लिखा हूँ फार्मूला, ये पहले प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। इसके पीछे वाले में 1/4πε0 इंटू Q/r² dA cos थीटा। अब यहाँ पर हमने चेक कर दिया, d फाई इक्वल टू 1/4πε0, Q को बाहर और dA cos थीटा अपान में r² लेके चले आए। अब dA cos थीटा अपन r² क्या है? डी ओमेगा का वैल्यू है। उतारिए इसको, वैसे ही ऐसे उतारते जाइए, Q उतारते जाइए, इसके बदले में डी ओमेगा हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इतना डी ओमेगा। अब फाई ई बराबर क्या होगा? 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू इसका मान होगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो अब बचेगा Q/ε0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, फाई बराबर बाउंडेड इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी मेरा काम करना है क्या? तो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। पसंद आए, लगे कि सर जी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अपना जी जान से आप लोग के लिए जुड़ा हूँ। मैं अपनी जितनी ताकत है उतना जोर लगा के आपको मेहनत करूँगा, उसमें कोई संदेह मत रखिएगा। आप लोग की मैं मेहनत करूँगा, आप लोग मेरे लिए मेहनत करिए। एक आदमी केवल 5 सब्सक्राइबर बोल दे तो देखिए धमाल मच जाएगा, ठीक ना? तो सब लोग ध्यान देंगे।